पता है, इतिहास की किताबों में ना अक्सर कुछ कहानियां बस गुम हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही ताकतवर सभ्यता की बात करेंगे जिसकी कहानी को मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से जैसे मिटा ही दिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के उन राजाओं की जिनकी कहानी शायद ज्यादा लोगों ने सुनी नहीं होगी। ये महाकाथा है मीणा जनजाति की, एक ऐसी कहानी जिसमें राज है, संघर्ष है और फिर एक जबरदस्त वापसी भी है। तो एक सवाल से ही शुरू करते हैं, है ना? कभी सोचा है कि आज का जो जयपुर है या उसके आसपास की जो जमीनें हैं, वहां असल में सबसे पहले राज किसका था? इसका जवाब शायद कई लोगों को हैरान कर दे। और जवाब है मीणा। जी हाँ, मीणा जनजाति, एक ऐसा राजवंश जिसे हम कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सा कर दिया गया। पर एक जमाना था जब इसी पूरे इलाके पर उनका सिक्का चलता था। देखिए, मीणाओं की कहानी सिर्फ एक जनजाति की कहानी नहीं है। ये तो हमारे देश की भारत की जो इतनी रिच और डाइवर्स विरासत है, उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और अगर हमें इन्हें सही मायने में समझना है तो हमें इनकी जड़ों तक जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, इनकी पौराणिक कथाओं तक जो हमारी संस्कृति में एकदम रची बसी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। देखते हैं कि इनकी पौराणिक उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इन्होंने अपना राजपाट स्थापित किया। सबसे पहले तो इनके नाम पर ही गौर करते हैं। मीणा, ये शब्द कहाँ से आया? ये आया है संस्कृत के शब्द मीन से, और मीन का मतलब होता है मछली। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये मछली इनकी पूरी पहचान की बुनियाद है। और कनेक्शन भी कोई छोटा मोटा नहीं है। इनका संबंध सीधा जुड़ता है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से। मत्स्य पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि मीणा समुदाय खुद को भगवान विष्णु के इसी मछली अवतार का वंशज मानता है। मतलब आप सोचिए, इनकी जड़ें कितनी पुरानी और पवित्र मानी जाती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई पौराणिक बात। अब जरा मिथकों से निकलकर असली इतिहास की तरफ चलते हैं। लेकिन सत्ता छीन लेने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। मीणा समुदाय की संस्कृति, उनकी सामाजिक बनावट, वो जिंदा रही। तो अब हमारा अगला पड़ाव है उनकी इसी सांस्कृतिक विरासत और उन शानदार चीजों पर जो उन्होंने बनाई। राजपाट तो चला गया, पर समाज की जो बुनियाद थी वो टिकी रही। इस नंबर को देखिए जरा, 5248। ये क्या है? ये मीणा समुदाय के गोत्रों की संख्या है। गोत्र यानी वंश। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनका सामाजिक ढांचा कितना बड़ा और कितना व्यवस्थित था। इस ढांचे को और आसानी से समझते हैं। सबसे ऊपर हैं 12 पाल, जो कि बड़े बड़े इलाकों के समूह हैं। फिर उनके नीचे आते हैं 32 ताड़, और सबसे नीचे हैं ये हजारों गोत्र। मतलब एक बहुत ही मजबूत और संगठित सिस्टम था। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के कुछ पक्के नियम थे। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम, एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती। ये नियम आज भी समुदाय को जोड़े रखता है। और इतना ही नहीं, हर गोत्र की अपनी एक कुलदेवी होते हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। जैसे चांदा वंश के लिए बाण माता है, तो आमेर के सुसावत वंश के लिए अंबा माता। ये उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उस दौर में जब मीणा सिर्फ एक जनजाति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत थे, एक शासक थे। और उनकी ताकत का अंदाजा लगाना होना तो बस ढूंढाड़ क्षेत्र, मतलब जो आज का जयपुर और आसपास का इलाका है, वहां के किलों की लिस्ट देख लीजिए। आमागढ़, जमवारमगढ़, खोगंग, नायला तक हर जगह उनका दबदबा था, उनका राज था। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जयपुर और कोटा जैसे जो इतने मशहूर शहर हैं, इनकी नींव असल में किसने रखी थी? इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी हो। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और इतिहास का वो पन्ना खोलते हैं जिसे भुला दिया गया। जो मशहूर राजपूत शासक थे, उनसे बहुत पहले भारत के इस हिस्से पर किसी और शक्ति का राज था। जी हाँ, 600 साल, उससे भी ज्यादा समय तक मीणा जनजातियों ने उस धरती पर राज किया जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबा और असरदार शासन था। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, जब उनके पूर्वज मत्स्य जनपद में रहते थे, वहां से लेकर 10वीं शताब्दी में उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य बनाए। फिर 11वीं सदी में तो आलन सिंह जैसे राजाओं ने पूरा एक संघ बना लिया था, और 12वीं सदी तक उन्होंने कछवाहा राजपूतों का डटकर मुकाबला किया। ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है, ये सदियों का शासन था। तो अब चलते हैं मीणा सभ्यता के उस दौर में जिसे हम उनका स्वर्ण युग कह सकते हैं। एक ऐसा समय जब उनकी ताकत, उनकी संस्कृति, उनकी उपलब्धियां
सब कुछ अपने चरम पर था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 10वीं सदी में राजा आलन सिंह का खोह गोगोंग, 11वीं सदी में राजा भानु सिंह का अंबर, जिसे आज हम आमेर के नाम से जानते हैं। और बूंदी राज्य को देखिए, लगभग 350 साल तक चला, जिसे बूंदा मीणा ने स्थापित किया था। पर साथ ही ये भी देखिए कि इन राज्यों का अंत कैसे हुआ। कहीं धोखे से हत्या, कहीं सीधा सैन्य हमला, तो कहीं सालों तक चली घेराबंदी। ये उनके शानदार युग के एक दुखद अंत की तरफ इशारा करता है। और उनका राजपाट कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा इस पर नजर डालिए। आमेर, बूंदी, खोखगोंग, ये कोई एक अकेला राज्य नहीं, बल्कि एक पूरा महासंघ था। हर इलाके में एक ताकतवर मीणा वंश का दबदबा था, जैसे आमेर में सुसावत और बूंदी में उशारा। और हाँ, इन राज्यों को चलाने वाले राजा भी कोई मामूली नहीं थे। खोगोंग के राजा आलन सिंह, आमेर के राव भट्टो। आज शायद ये नाम हमें इतिहास की किताबों में आसानी से ना मिले, पर अपने जमाने में वे इस पूरे इलाके के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। वैसे कहानी सिर्फ लड़ाइयों और हार की नहीं है। एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। जयपुर शहर को बसाने वाले सवाई जयसिंह ने शहर की दीवार के एक दरवाजे का नाम हीदा की मोरी रखा था। पता है क्यों? हीदा नाम के एक मीणा सैनिक के सम्मान में। इस सैनिक ने अपनी जान की बाजी लगाकर राजा के लिए दक्षिण भारत के कांचीपुरम से भगवान विष्णु की एक पवित्र मूर्ति लाई थी। ये किस्सा बताता है कि हार के बाद भी मीणाओं की बहादुरी और वफादारी की कितनी कद्र थी। मीणाओं की विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं है, वो आज भी पत्थरों में जिंदा है। अगर कभी आमेर किले के पास जाने का मौका मिले तो पन्ना मीणा की बावड़ी जरूर देखिएगा। ये शानदार बावड़ी इस बात का जीता जागता सबूत है कि 11वीं सदी में उनकी वास्तुकला कितनी उन्नत थी। लेकिन वो सिर्फ राजा महाराजा नहीं थे, वो कमाल के बिल्डर्स भी थे। और सबसे कमाल की बात क्या है? उनका वाटर मैनेजमेंट। उन्होंने बावड़ियां और झीलें बनाई जो आज भी राजस्थान जैसी सूखी जगह के लिए एक मिसाल हैं। उनका पंचायत पर आधारित गवर्नेंस का सिस्टम, जमीन पर सबका हक, ये सब दिखाता है कि उनका समाज कितना आगे था। और तो और, उस जमाने में महिलाओं को बेहतर अधिकार देना, ये बात उन्हें अपने समय से बहुत आगे खड़ा करती है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होती है जो बहुत लंबा चला और काफी नाटकीय भी था। ये संघर्ष था मीणाओं का उभरती हुई राजपूत शक्तियों के साथ। एक बात तो साफ है, मीणाओं को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कछवाहा राजपूतों को भी यहां अपना राज जमाने में पता है कितना वक्त लगा? करीब 100 साल। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि मीणा राजाओं ने कितनी जबरदस्त टक्कर दी थी। लेकिन जैसा होता है, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है, और मीणा राज्यों के पतन की कहानी सच में काफी दर्दनाक है। चलिए समझते हैं कि ये इतने मजबूत राज्य आखिर ढह कैसे गए। देखिए, इनका पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये कई चीजों का एक, कह सकते हैं, एक दुखद नतीजा था। सबसे पहले धोखा और विश्वासघात, जिसने उनके लीडरशिप को अंदर से खोखला कर दिया। दूसरा, कबीलों के बीच की आपसी फूट, जिसने उन्हें कभी एक नहीं होने दिया। तीसरा, लड़ाई में टेक्नोलॉजी का पिछड़ापन। और चौथा, राजपूत और मुगल जैसी बाहरी ताकतों का जबरदस्त दबाव। इस धोखेबाजी की क्रूरता का अंदाजा इस एक घटना से लगाइए। कोटा में राजा को एक दावत पर बुलाया गया, उन्हें नशा दिया गया और फिर मार दिया गया। सोचिए, ये सिर्फ एक लड़ाई हारना नहीं था, ये भरोसे का कत्ल था जिसने पूरे के पूरे राज्य की नींव हिला दी। एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ ये कि कछवाहा राजकुमार दुल्हराव ने उन पर हमला तब किया जब कोई सोच भी नहीं सकता था। दिवाली के त्योहार पर। ये वो वक्त होता था जब मीणा समुदाय परंपरा के अनुसार अपने पितरों की पूजा के लिए हथियार नीचे रख देते थे, और इसी का फायदा उठाया गया। और फिर बात आती है सैन्य ताकत की, जिसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मीणा सेनाओं की पारंपरिक तीरंदाजी और अपने अपने कबीलों की छोटी छोटी टुकड़ियां थीं, तो वहीं दूसरी तरफ राजपूतों और मुगलों के पास आधुनिक हथियार, तोपें और बड़ी बड़ी संगठित सेनाएं थीं जो मिलकर लड़ती थीं। ये लड़ाई बराबर की थी ही नहीं। बाहरी दुश्मन तो थे ही, पर शायद मीणाओं की सबसे बड़ी कमजोरी उनके अंदर ही थी। उनका समाज चंदा, परिहार, सुसावत जैसे अलग अलग गोत्रों और कबीलों में बटा हुआ था, और आपसी दुश्मनी और सत्ता की होड़ ने उन्हें कभी एक साथ मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाने का मौका ही नहीं दिया। इसके बाद
मीणा समुदाय के इतिहास का शायद सबसे मुश्किल, सबसे काला दौर शुरू होता है, और ये दौर था अंग्रेजों के राज का। साल था 1871। ये साल मीणा समुदाय के लिए एक तबाही लेकर आया। अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यानी आपराधिक जनजातीय अधिनियम। ये कानून सोचिए कितना अजीब था। इसने मीणाओं समेत कई समुदायों को जन्म से ही मतलब वंशानुगत अपराधी घोषित कर दिया। इसका सीधा सीधा मकसद था उनके किसी भी तरह के विरोध को कुचलना, और जो उस वक्त के राजपूत शासक थे उनको सपोर्ट करना। मतलब एक पूरा समुदाय जो कभी राजा हुआ करता था, उस पर अपराधी का ठप्पा लगा दिया गया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी एक कमाल की बात हुई। मीणाओं ने अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने खास रीति रिवाजों को छोड़ा नहीं, उन्हें जिंदा रखा। चलिए जरा उनके समाज के अंदर झांक कर देखते हैं। मीणा समाज कोई एक जैसा नहीं है, इसमें भी कई अलग अलग समूह हैं। जैसे कि जमींदार मीणा, जो पुराने जमाने से जमीन के मालिक रहे हैं। फिर हैं चौकीदार मीणा, जो गांवों की रक्षा करते थे। प्रतिहार मीणा, ये तो गुरिल्ला लड़ाई में माहिर माने जाते थे। और भी कई समूह हैं, जैसे रावत मीणा और भील मीणा। ये दिखाता है कि उनका सामाजिक ढांचा कितना व्यवस्थित और डाइवर्स था। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी कहानी पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही उनके राज्य चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच, हमारे चारों तरफ जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। इतिहास ना अक्सर हमारे नजरों के ठीक सामने छिपा होता है। जरा सोचिए, बूंदी शहर का नाम उसके संस्थापक बूंदा मीणा के नाम पर है। कोटा शहर का नाम उसके शासक कोटिया भील के सम्मान में रखा गया है, और आज का जो शानदार जयपुर शहर है वो मीणाओं के शक्तिशाली अंबर राज्य की नींव पर ही बना है। ये विरासत कहीं गई नहीं, बस पहचानी नहीं गई। उनकी एक और शानदार विरासत है बावड़ी या स्टेपवेल। ये सीढ़ियों वाले कुएं सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये वाटर कंजर्वेशन की एक कमाल की सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, और मीणा राज्य इस तकनीक के मास्टर थे। ये उनकी इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। और ये विरासत सिर्फ इमारतों और शहरों तक ही नहीं है, ये हमारे सिस्टम में भी जिंदा है। उनका जो पंचायत पर आधारित शासन का तरीका था, जहां लोकल लेवल पर लोग मिलकर फैसले लेते थे, उसे आज भारत की जो लोकल डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसका पूर्वज माना जा सकता है। उनका असर आज भी हमारे समाज की जड़ों में है। की बात। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि आज के मीणा कौन है और उनकी पहचान क्या है। आज की तारीख में मीणा समुदाय एक बहुत ही मजबूत और प्रगतिशील समुदाय है। उन्हें राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। खेती-बाड़ी से लेकर बिजनेस और सरकारी नौकरियों तक हर जगह उनकी अच्छी खासी मौजूदगी है। राजनीति, प्रशासन और तो और सेना में भी उनका बड़ा योगदान है। एक गांव है उमर, कहते हैं वहां से देश में सबसे ज्यादा सैनिक आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी जड़ों को नहीं भूलें। आचार्य मगन सागर मुनि जैसे विद्वानों ने मीणा पुराण जैसी किताबें लिखकर अपने इतिहास को सहेजने का बहुत बड़ा काम किया है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इतिहास की ये जो भूली बिसरी कहानियां हैं, ये आज हमारे लिए मायने क्यों रखती हैं? शायद इसलिए क्योंकि अपने अतीत की पूरी तस्वीर समझे बिना, जिसमें हर रंग, हर आवाज और हर कहानी शामिल हो, हम अपने आज को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। किसी भी समाज का जो इतना पुराना अतीत होता है, वो उसके आज और आने वाले कल को कैसे बनाता है। मीणाओं की ये जो पूरी यात्रा हमने देखी, राजा बनने से लेकर संघर्ष करने और फिर से उठ खड़े होने तक, ये हमें एक ही चीज सिखाती है कि अगर किसी समुदाय में अपनी पहचान को लेकर गर्व हो और मुश्किलों से लड़ने का जज्बा हो, तो वो वक्त की हर चुनौती को पार कर सकता है।